हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आपसे बहुत ही उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से अपना मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप बढ़िया अपना मेहनत से पढ़िए। तो आगे हम चलते हैं। अब तो मैंने ये आपको क्वेश्चन 21 तक बता दिए थे कल। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बेटे देखिए, ये है इफ 1 0 ऑफ द polynomial px equal 6x square plus 37x minus k minus 2 is a reciprocal of the other, is reciprocal of the other, then find the value of k. Then find the value of k. k की वैल्यू बेटे हमें फाइंड करनी है, समझिए। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतने इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, दो शून्य होते हैं, हम जानते हैं। अब इसमें एक रेसिप्रोकल दूसरे का क्या है, एक जीरोज दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं बेटे उल्टा। जैसे कि माना हमने लेट 1 0 एक शून्यक मान लिया हमने अल्फा, तो दूसरा जो शून्यक होगा, अदर जीरो जो होगा हमारा, वो होगा हमारा बेटे 1/अल्फा। क्या होगा वो? 1/अल्फा। अब हमें k का मान बताना है। कुछ नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सूत्र लगा देंगे। इसमें जो है ये 6x स्क्वायर प्लस के 37x माइनस k माइनस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल माइनस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है हमारा प्लस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको बोलेंगे हम शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दो शून्यक हमारे ये हैं, एक अल्फा है, एक 1/अल्फा है, यानी जीरोज हमारे दो ये हैं। तो इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब इक्वल, अब कांस्टेंट टर्म हमारा कौन सा आएगा, ये वाला बेटा, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो माइनस के 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म अचर पद हो गया। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर गुणन कितना हो गया, 6 हो गया। अब इससे ये कट गया, 1 बराबर माइनस के प्लस के 2/6, मतलब मैंने माइनस का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 बराबर माइनस के प्लस 2। अब इसको इधर ले लेंगे, 6 माइनस 2 बराबर माइनस के बराबर 4, तो के बराबर कितना आ गया बेटा, 4 आंसर आ गया। हमने कुछ नहीं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सूत्र लगा दिया है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर ये होता है हमारे पास, ये लगा दिया है, के का मान निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है बेटे हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बताना है हमें, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस के 9x प्लस के 4 इक्वल 0।
अब इसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट बताना है, हमें इसका जो है, अब इसमें सम ऑफ रूट्स, एक तो ये फाइंड करना है, इसको हम बोलेंगे मूलों का योगफल। क्या बोलेंगे बेटे? मूलों का योगफल। एक तो हमें ये फाइंड करना है और एक करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक ये फाइंड करना है, इसको बोलेंगे मूलों का गुणनफल। तो कुछ नहीं, देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, ये है 2x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 4 इक्वल 0, 2x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 4 इक्वल 0। अब इसकी हम इससे कंपेयरिंग कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 वाले फॉर्मूले से। तो a का मान 2 आ गया, v का मान -9 आ गया, c का मान इक्वल कितना आ गया 4। अब हमारा सूत्र होता है, अगर मान लीजिए दो रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा बीटा, तो इसका सूत्र होता है सम का, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a। ये दो सूत्र होते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसे लगा देंगे, ये हो गया हमारा माइनस b की वैल्यू है -9 अपॉन a की वैल्यू है 2, तो ये आंसर आ गया 9 अपॉन 2। c की वैल्यू है हमारे पास 4, a की वैल्यू है 2, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही हमसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में। अच्छा, इसी क्वेश्चन का हमें एक भाग और दे रखा है अलग से, जो है इसमें ये कहा गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए इसका एक और भाग दे रखा है, ये हमारा है ए भाग, ये क्या है ए भाग। अब ये बी भाग है, अब इसमें ये दे रखा है हमें 4x स्क्वायर माइनस के 5 इक्वल 0। अब हमें दो चीज़ बतानी है, एक तो डिस्क्रिमिनेंट बताना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको हम बोलते हैं बेटा विविक्तर। एक तो हमें विविक्तर फाइंड करना है और दूसरा हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। इसके क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मूलों की प्रकृति। ये हमें दो चीज़ इसके अंदर फाइंड करनी है। तो देखिए अब एक फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट और एक नेचर ऑफ रूट्स, ये दो फाइंड करने हैं। तो बेटे 4x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख लेंगे 0x या प्लस 0x माइनस के 5 इक्वल 0, ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तो a बराबर 4 आ गया, b बराबर 0 आ गया, c बराबर कितना आ गया बेटे माइनस के 5, c बराबर कितना आ गया माइनस के 5। ये डिस्क्रिमिनेंट का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा जा सकता है आगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट का जो ये सूत्र होता है हमारा विविक्तर का, d बराबर v स्क्वायर माइनस के 4ac, ये सूत्र होता है बेटे, d बराबर v स्क्वायर माइनस के 4ac। तो अब ये हो जाएगा हमारा b की वैल्यू है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4, c की वैल्यू होगी -5, तो ये हो गया 0 प्लस और ये हो गया 80, यानी कि d का मान हमारा कितना निकल के आ गया बेटा 80 निकल के आ गया। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, डिस्क्रिमिनेंट बताओ यानी विविक्तर का मान बताओ, तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया हमारा 80। अब हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर d, ये 3 कंडीशन होती है नेचर ऑफ रूट्स में। अगर हमारा इसमें d का मान हमारा 0 से ग्रेटर देन आ रहा है, यानी 80 जो वैल्यू है वो क्या है प्लस में है, जो है जब ये वैल्यू प्लस में है तो इसका मान 0 से ग्रेटर देन हो गया, तो 0 से ग्रेटर देन हो गया तो उस समय जो रूट्स होते हैं या उनके नेचर होती है, रूट्स की जो नेचर होती है यानी प्रकृति होती है वो ये होती है, रूट्स हमारे कैसे होते हैं, रियल होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड कैसे होते हैं बेटे अनइक्वल, इसको कहेंगे वास्तविक तथा असमान। यानी जो हमारे मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक तथा असमान, ये होते हैं हमारे मूल। कैसे होते हैं, वास्तविक तथा असमान, यानी कि रियल एंड अनइक्वल। ये इसके नेचर हो गया जो है, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, और इसका भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आता रहता है, मतलब जो है 1-2 साल गैप कर दिया फिर डाल दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अब, तो आगे बढ़ेंगे हम जब
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे, देखिए इसे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटे हमसे, इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, find the probability of getting of getting at most one head। अब देखो इसे समझो, जो है हमें दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी याद करनी है कि अधिकतम एक शीर्ष आए, यानी क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? अधिकतम, एट मोस्ट का मतलब अधिकतम एक शीर्ष आए, अधिकतम एक शीर्ष आए, यानी उन टॉस पे अधिकतम क्या होना चाहिए? एट मोस्ट। एक दो वर्ड होते हैं, एट लिस्ट होता है, एक एट मोस्ट होता है। एट मोस्ट का मतलब होता है अधिकतम एक शीर्ष आए, और एट लिस्ट होता है, और यहाँ पे तो कम से कम एक शीर्ष आए, ये होता है उसका मतलब एट लिस्ट का मतलब। तो जब दो सिक्कों को टॉस किया जाता है, दो सिक्कों को उछाला जाता है, तब हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेटे। तो देखिए, जब हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो उसकी सिर्फ दो कंडीशन आती हैं। जब हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, इन दो से अलग तो कुछ आ नहीं सकता। तो या तो हेड आता है, टोटल पॉसिबल आउटकम, या फिर क्या आता है? टेल आता है, या फिर क्या आता है? टेल आता है। या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। अब इसमें हम, अब एक और सिक्का है हमारा, एक फेयर कॉइन, एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं, तो फिर इसकी एक और कंडीशन लिख ली मैंने इस तरह से, हेड कॉमा टेल। अब हम क्या करेंगे, इनका इस तरह से वो करते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए एच कॉमा एच, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एच कॉमा टी, इसका इसमें करेंगे टी कॉमा एच, और इसका इसमें करेंगे तो टी कॉमा टी। इस प्रकार हम एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्कों को एक साथ उछालें, तब इनके टोटल पॉसिबल आउटकम इतने बनते हैं। ये हमारे क्या हो गए? टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए बेटे। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो एटलीस्ट वन हेड और या फिर एट मोस्ट वन हेड। तो मैं सबसे पहले एट मोस्ट वन हेड की बात कर रहा हूँ, दोनों को बता के चलूँगा मैं आपको। एट मोस्ट वन हेड में इसकी बात कर रहे हैं पहले हम, जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम, यानी एट मोस्ट वन हेड का मतलब है अधिकतम एक शीर्ष आना चाहिए, और उससे पीछे जब हम लौटेंगे एक, कम से कम अधिकतम एक शीर्ष तो होना ही चाहिए जो है, और या फिर एक भी टेल ना हो जो है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो है एट मोस्ट, इसका मतलब है वन हेड, एक हेड तो होना ही चाहिए, या एक भी हेड ना हो जो है। तो देखो एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, और ये ऐसी कंडीशन है जिसमें एक भी हेड नहीं है, जिसमें बेटे एक भी हेड नहीं है। इसका मतलब है एट मोस्ट वन हेड। तो ऐसी टोटल कंडीशन कितनी बन रही है हमारी? फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 3। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की जो है, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं हम जो है, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन हेड की जो निकल के आएगी, ये आएगी निकल के 3/4। कितनी आएगी? 3/4। कम से मतलब अधिकतम एक हेड होना चाहिए, या फिर एक भी हेड ना हो, ये मतलब है इसका जो है। अब यदि मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, इसका मतलब हो गया, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, इसका मतलब हो गया कम से कम, इसका मतलब क्या हो गया? कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक हेड हो, या फिर दोनों हेड हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, तो एक हेड इन दोनों में आ रहा है और दोनों हेड इसमें आ रहे हैं। इस वर्ड का मतलब है एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड हो, तो एक हेड हो या फिर दोनों हेड हो, तो फिर इसमें इस कंडीशन को, इसको और इसको लेंगे जो है, तब भी तीन ही फेवरेबल आउटकम आ रहे हैं, तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 3/4। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन और बता दिया, एटलीस्ट वन हेड का, ये है हमारा एट मोस्ट वन हेड का। तो बेटे अब इसमें आगे के लिए क्वेश्चन की बात करें जो है,
तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसे कल ही बताऊंगा जो है। और आज मैं आपका 1 मिनट का ही वीडियो जो है शॉर्ट डाल रहा हूँ फॉर्मूलों की, आप उसे ज़रूर देख लेना और फॉर्मूलों को लर्न कर लेना। ठीक बेटा, आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।